कक्षा 11 और 12 के सामान्य हिंदी के विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम आपके सामने निबंध लेखन के संदर्भ में चर्चा करते हैं। हम लोग कक्षा 6 से ही निबंध लिखते आए हैं, लेकिन निबंध के बारे में जो सामान्यतः परीक्षाओं में निबंध पूछा जाता है, उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। आपके 14वें प्रश्न के रूप में निबंध लिखने के लिए आता है, जो 9 अंक का है। उत्तम निबंध हम कैसे लिखते हैं, इसका थोड़ा सा हम स्वरूप बताते हैं। निबंध का आरंभ ऐसे सुंदर ढंग से होना चाहिए कि इसको पढ़ने वाले की उत्सुकता आरंभ में ही बढ़ जाए और वह उसे पूरा पढ़ने के लिए बाध्य हो जाए। मौलिकता, मनोरंजकता तथा विचारपूर्णता निबंध के आवश्यक गुण हैं। यानी जो आप शब्दों का प्रयोग जो करते हैं वह आपके मौलिक शब्द हों, अर्थात खुद आपके द्वारा हो। यानी जिस विषय पर हम निबंध लिखते हैं उस विषय के संदर्भ में पढ़ने वाले के मन में यह बात घर कर जाए कि छात्र ने जो कुछ लिखा है वह किसी का नकल नहीं है, बल्कि उसके शब्द स्वतः खोजी हैं। अर्थात वह जो कुछ भी कर रहा है या जैसे भी कहना चाहता है उसके शब्द अपने हैं। इसी को मौलिक कहते हैं। मनोरंजकता, पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत ना हो, मनोरंजनपूर्ण सायास ढंग से परीक्षक जो है उसको पूरा पढ़ने के लिए बाध्य हो जाए। लेकिन वैचारिकता भी होनी चाहिए, विचारपूर्णता। यह निबंध के आवश्यक गुण बताए गए हैं। निबंध के अंग क्या हैं? इसके 3 अंग होते हैं। पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रसार और तीसरा उपसंहार। मान लीजिए प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना में निबंध की भूमिका रहती है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है, अर्थात इस शीर्षक के अंतर्गत लेखक द्वारा यह स्पष्ट किया जा सकता है कि वह विषय के संबंध में क्या कहना चाहता है। यानी जो कुछ हमें कहना है, मूल बात उसकी प्रस्तावना या भूमिका में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ प्रसार है। इस निबंध का कलेवर या शरीर रहता है, तो इसमें एक कलेवर होना चाहिए कि हम इस निबंध को या जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उस निबंध को हम कितना बढ़ा सकते हैं। मूल बात ये, या यह निबंध का सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण अंश होता है। इसमें निबंध लेखक को विषय के संबंध में अपना पूरा ज्ञान संक्षिप्त, संयत और मनोरंजक शैली में उपस्थित करना होता है। यानी हम जो कुछ भी कहते हैं वह किस ढंग से कर रहे हैं, यानी उस निबंधकार को ये लगे कि हम इस विषय के बारे में ज्ञान हमारे अंदर है, उसकी जानकारी है। दूसरी चीज़ संक्षिप्तता होनी चाहिए, बार बार शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। संयत भाषा का प्रयोग हो, यानी जिस भाषा जिन शब्दों का हम प्रयोग करें वो सतर्कतापूर्ण करें। और मनोरंजक, यानी जो शैली हो वह उबाऊ शैली ना हो। इसी को हम
प्रसार कहते हैं, क्योंकि ये निबंध के को बढ़ाने में सबसे मनोरंजक या सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। और अंत में उपसंहार, निबंध का अंतिम भाग उपसंहार है, जिसको हम निष्कर्ष कह सकते हैं। इसमें निबंध के आरंभ से अंत तक का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। इस स्थल पर निबंध का सिंहावलोकन सा किया जाता है, यानी हम अपनी मूल बात निष्कर्ष के रूप में निकालते हैं और ये कहते हैं कि इस निबंध में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और निष्कर्षतः क्या इसका हल निकल सकता है। निबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला वर्णनात्मक निबंध, दूसरा आख्यानात्मक निबंध, तीसरा विचारात्मक निबंध। और इसी में 2 भाग होते हैं, भावना प्रधान निबंध और तर्क प्रधान निबंध। सबसे पहले हम ये जानें कि वर्णनात्मक निबंध क्या है। वर्णनात्मक निबंध में किसी वस्तु, पदार्थ, स्थान, यात्रा, घटना या दृश्य आदि का वर्णन किया जाता है। इसमें प्रमाण आदि नहीं दिए जाते, केवल वर्ण विषय का यथार्थ वर्णन किया जाता है। जैसे हम कहीं यात्रा करते हैं तो यात्रा से हमको अनुभूति क्या क्या हुई, या वहाँ हमने किन किन दर्शनीय स्थलों को देखा, या हमारा अनुभव क्या रहा, उसके विषय में हम वर्णन करते हुए चले जाते हैं। आख्यात्मक निबंध क्या है? आख्यानात्मक निबंध इस प्रकार का निबंध किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन को आधार बनाकर लिखा जाता है, यानी उसकी कहानी कही जाती है। आख्यान निबंध में व्यक्ति का शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक परिचय ही नहीं दिया जाता, वरन उसके व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला जाता है और उसके गुण दोषों का संक्षिप्त विवेचन भी किया जाता है कि जिसके विषय हम ये कह रहे हैं वो उनको हम अपने अनुभव से किस तरह का मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे एक कहानी होती है, कहानी चलती है, अब किसी का जीवनी लिख रहे हैं तो वहाँ जीवनी में भी वही सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, यानी उसके गुण और दोषों का भी संक्षिप्त वर्णन करना होता है। तीसरा है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध में किसी विचार अथवा भाव को लेकर निबंध की रचना की जाती है। दर्शन, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, विज्ञान, इतिहास आदि से संबंध रखने वाले विषय विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। विचारात्मक निबंध के 2 भेद होते हैं। पहला भावना प्रधान निबंध और दूसरा तर्क प्रधान निबंध। भावना प्रधान का मतलब है कि इसके अंतर्गत लेखक अपने मन की भावनाओं में बहता हुआ भावुक शैली में अपनी बात कहता है। वह अपने भावों को सही मानते हुए जो कुछ मन में तरंग आए उसी को अपनी शब्दावली में व्यक्त कर देता है। तर्क प्रधान निबंध में विचार को तर्क और युक्ति प्रमाणों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है। कभी कभी किसी विचार का विश्लेषण या विवेचन भी किया जाता है। इसमें किसी भाव या विचार पर वाद विवाद भी किया जाता है। इसके अंतर्गत किसी वस्तु, विषय या रचना की आलोचना अथवा प्रत्यालोचना भी की जाती है। अब हम मूल विषय पर आते हैं। जैसे मान लीजिए एक बहुत चर्चित निबंध प्रायः परीक्षा में पूछता है, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। तो इसके लिए हम विज्ञान का सदुपयोग, विज्ञान के लाभ और हानियाँ, विज्ञान और मानव कल्याण, विज्ञान के वरदान, विज्ञान वरदान भी अभिशाप भी, विज्ञान और आधुनिकता, विज्ञान के बढ़ते कदम इत्यादि शीर्षकों से भी इस निबंध को हम पूर्ण कर सकते हैं। इसकी रूपरेखा जो बनेगी उसमें प्रस्तावना,
दूसरा, विज्ञान वरदान के रूप में कितना महत्वपूर्ण है, तो उसमें भी वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे परिवहन के क्षेत्र में, जैसे संचार के क्षेत्र में, जैसे चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, जैसे खाद्यान्न के क्षेत्र में, जैसे उद्योगों के क्षेत्र में, जैसे दैनिक जीवन के संबंध में। और विज्ञान एक अभिशाप के रूप में क्या है, तो पहला प्रस्तावना हो गया और दूसरा प्रसार हो गया। यानी प्रसार में दो वर्ग हो गए, पहला विज्ञान वरदान के रूप में और दूसरा विज्ञान एक अभिशाप के रूप में। तो उपरोक्त शीर्षक हमने जो बताया, परिवहन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, दैनिक जीवन के क्षेत्र में, ये विज्ञान का वरदान है। यानी जो भी परिवर्तन हमारी दिनचर्या में है वह निम्न विषयों पर आधारित है। इसलिए विज्ञान हमारे जीवन के लिए या मानव जीवन के कल्याण के लिए एक वरदान स्वरूप है। बिना विज्ञान के आज हम कल्पना तक भी नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ ये है कि दूसरी चीज़ ये है कि विज्ञान एक अभिशाप के क्षेत्र में क्या है। तो अब उसका अभिशाप क्या है, वो हमारे लिए क्या है, तो इसके बारे में भी हम कह सकते हैं। जैसे विज्ञान ने मनुष्य के हाथों में बहुत अधिक शक्ति दे दी, किंतु उसके प्रयोग पर कोई अंकुश नहीं लगाया। आदमी जो है वो इसका विध्वंसात्मक स्वरूप भी ग्रहण कर सकता है। तो विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, उस पर भी हम बातचीत कर सकते हैं। फिर उपसंहार, और रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, अंत में समाधान कर सकते हैं कि विज्ञान ने मानव हित, मानव कल्याण, यदि विज्ञान अपने इस उद्देश्य की दिशा में पिछड़ जाता है तो विज्ञान को त्याग देना ही हितकर होगा। लेकिन मनुष्यता का कल्याण विज्ञान में निहित है, और जिन परमाणु शस्त्रों का प्रयोग हुआ, जिन विध्वंसक अस्त्रों का प्रयोग हुआ है, वह विज्ञान का धूमिल पक्ष है, अर्थात अंधकार पक्ष है। दिनकर कहते हैं, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। ये इस तरह के निबंधों में हम इसका एक स्वरूप गढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है शिक्षित बेरोजगारी की समस्या। इसमें भी प्रस्तावना में बेरोजगारी का अर्थ क्या है, या बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या क्यों है, बेरोजगारी के कारण क्या है, जनसंख्या में वृद्धि है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, कुटीर उद्योगों की उपेक्षा है, औद्योगिकीकरण की मंद प्रक्रिया है, कृषि का पिछड़ना है, कुशल और प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी है। इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहला उपाय है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करें, शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन करें, कुटीर उद्योगों के विकास पर जोर दें, औद्योगिकीकरण पर जोर दें, सहकारी खेती, सहायक उद्योगों का विकास, राष्ट्र निर्माण संबंधी विविध कार्य जैसे सड़कों का निर्माण, रेल परिवहन का विकास, पुल निर्माण, बांध निर्माण तथा वृक्षारोपण, या आजकल जो सरकार चला रही है मेकिंग इंडिया और स्टार्टअप इंडिया। उसके बाद उपसंहार करते हैं और ये जोड़ते हुए कि इस दिशा में इसने महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं,
परिवार नियोजन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सुविधा, कृषि भूमि की हदबंदी, नए नए उद्योगों की स्थापना, अप्रेंटिस या प्रशिक्षु योजना, प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना आदि अनेक कार्य ऐसे हैं जो बेरोजगारी को दूर करने में एक सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं। इनको और अधिक विस्तृत एवं प्रभावी बनाने की दिशा में भारत सरकार कटिबद्ध है। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में पहला प्रस्तावना, दूसरा भ्रष्टाचार के विविध रूप क्या क्या हैं, रिश्वत जिसको सुविधा शुल्क कहा जाता है, दूसरा है भाई भतीजावाद, तीसरा है कमीशन, चौथा है यौन शोषण। फिर जो है भ्रष्टाचार के कारण क्या हैं, महंगी शिक्षा, लचर न्याय व्यवस्था, जन जागरण का अभाव, विलासितापूर्ण आधुनिक शैली, जीवन मूल्यों का ह्रास और चारित्रिक पतन। भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय क्या हैं, जन आंदोलन, कठोर कानून, निःशुल्क उच्च शिक्षा, पारदर्शिता, कार्यस्थल पर व्यक्ति की सुरक्षा और संरक्षण, और अंतिम में है नैतिक मूल्यों की स्थापना। उसके बाद हम उपसंहार लिखेंगे जो अंतिम कड़ी होती है। उपसंहार में क्या है कि हमारे संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में शक्तियों का ही विकेंद्रीकरण नहीं किया गया है, बल्कि धूमधाम से भ्रष्टाचार का भी विकेंद्रीकरण कर दिया गया है। पश्चिमी देशों में किसी राजनेता का भ्रष्टाचार उजागर होने पर उसका राजनीतिक जीवन समाप्त हो जाता है, किंतु हमारे देश में तो राजनीतिज्ञ के राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही भ्रष्टाचार से होती है। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी और अपराधी वह उतना ही सफल राजनीतिज्ञ। यही कारण है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी वर्ष 2016 के भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत